नमस्कार। मैं अभिषेक बरनवाल अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजिकल पर सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही अ, रोचक विषय विवाह विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। ये विषय ऐसा विषय आजकल हो गया है, इतना प्रासंगिक हो गया है कि जो भी जातक या जातिका ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, अधिकतर के पास विवाह संबंधित प्रश्न जरूर होता है। हालांकि उनके पास प्रश्नों की कई एक श्रृंखला होती है। चार छह प्रश्न तो जरूर होते ही होते हैं, करते ही करते हैं, पर उसमें एक विवाह संबंधित प्रश्न जरूर होता है। स्वयं के बारे में होता है या अपने किसी सगे संबंधी के बारे में होता है, भाई बहन के बारे में, बेटा बेटी के बारे में, किसी न किसी के बारे में जरूर होता है। कई सारे जातक जो विवाहित हैं वो अपनी पत्नी के बारे में, अपने विवाह के बारे में, या जातिका है वो पति पति के बारे में, विवाह के बारे में भी प्रश्न लेकर के आते हैं। विवाह संबंधित प्रश्नों में एक प्रश्न जो बहुत ही आजकल प्रासंगिक हो चला है और इसकी समस्या बढ़ती ही जा रही है, वो है अविवाहित होने की या विलंब से विवाह की। हालांकि इस चीज को हम देश काल परिस्थितियों के अनुरूप ही समझने का प्रयास करेंगे कि कई कारणों में एक कारण, बड़ा कारण ये भी हो गया है आजकल वर्तमान समय में कि बहुत सारे युवा वर्ग, जातक जातिका ऐसे हैं जो कि अपने करियर को अधिक महत्व दे रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ को, फाइनेंशियल पोजीशन को ज्यादा महत्व देने के कारण वो विवाह को या संतान को या इन सब चीजों को, पारिवारिक एक सुख की बात करें तो ये गौड़ हो गई हैं उनके लिए। ये सेकेंडरी पार्ट हो गया है। प्राइमरी जो उनके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है वो है प्रोफेशन और फाइनेंस। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट हो गया है, बड़ा कारण हो गया है आजकल की पढ़े लिखे युवा वर्ग में विवाह न होने का। बाकी अन्य बहुत सारे कारण तो होते ही हैं। हम जानते हैं कुंडली में सप्तम भाव विवाह सुख का होता है, जीवन साथी का होता है, पति पत्नी का होता है, भोग विलास का होता है, शारीरिक संबंधों का होता है, शारीरिक सुखों का होता है। सप्तम भाव पुष्ट है, शुक्र भाव में है, सप्तमेश अच्छे भाव में है, वो भी शुभ ग्रहों से आ, पुष्ट है, बलवान है। कारक शुक्र चंद्रमा पुरुष की कुंडली में और स्त्री की कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य ग्रह अच्छे हैं, अच्छे भाव में हैं, बलवान हैं। तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक को विवाहिक सुख जरूर प्राप्त होगा। लेकिन सिर्फ इतने से ही हम निश्चिंत नहीं हो जाएंगे, क्योंकि विवाह सुख का ये एक पार्ट है। इसके लिए हम पंचम भाव को भी देखेंगे, क्योंकि विवाह के पहले सगाई का जो कार्यक्रम है, या बहुत सारे लोगों का प्रेम विवाह होता है, तो विवाह के पहले तो प्रेम होगा, इस तरह की चीजें होंगी, तो वो हम पंचम भाव से देखेंगे। विवाह के बाद जो हम पति पत्नी के शारीरिक संबंधों की बात करते हैं, शैया सुख की बात करते हैं, उसको हम 12वें भाव से देखते हैं। यानी कि सप्तम भाव कहीं न कहीं पंचम और द्वादश से भी जुड़ा हुआ भाव। तो पंचम पीड़ित है या द्वादश पीड़ित है तो भी विवाह में समस्या रहेगी, या विवाह के पूर्व या विवाह के बाद। इस तरह ये पूरा एक तरह का समझे कि पैकेज है विवाह सुख के लिए, पंचम सप्तम और द्वादश। लेकिन किसी भी भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने के लिए जातक या जातिका को सबसे पहले लग्न को समझना बहुत ही जरूरी है। हमारे आसपास समाज में, रिश्तेदारी में, या हमारे घर परिवार में भी किसी किसी के आप देखते होंगे कि कोई जातक या जातिका शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से परेशान है, पीड़ित है। कोई शारीरिक समस्या है, ठिकना है, मूक बधिर है, विकलांग है, अपंग है, आंखों की कोई समस्या है, बहुत अधिक कुरूपता है, तमाम कोई शारीरिक या मानसिक समस्या है, पागलपन है, या आप कह सकते हैं कि मंद बुद्धि है ना, बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के शादी होने में शरीर या मन के, बुद्धि के कारण से भी बाधा आती है। हालांकि कुछ लोगों का कुछ ऐसे लोग भी हैं, हम आप देखते ही हैं समाज में, कि उनका भी विवाह हो ही जाता है। जैसे पैरों की कोई समस्या है अगर, तो
ऐसे जातक की शादी भी ऐसे किसी लड़की के साथ हो जाती है। मंदबुद्धि जातक है, लेकिन पैसे वाले परिवार से है, संपन्न परिवार से है, तो किसी गरीब घर की लड़की से शादी हो जाती है ऐसे जातक की, और निभ भी जाता है, संतान सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, लेकिन वहां पर हम ये जरूर देखेंगे कि सप्तम भाव किस तरह का है। द्वादश भाव है अच्छा, पंचम अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। तो लग्न की बात हो रही थी, लग्न अच्छा होना चाहिए। अगर लग्न अच्छा नहीं है तो हमें तमाम जो भी पार्ट हैं अन्य, दूसरे भाव से लेकर ब्रह्म तक के, इन सभी भावों से संबंधित जो भी भाव पीड़ित होगा उसका तो सुख नहीं ही प्राप्त होगा। जो पुष्ट होगा उसके भी सुख प्राप्ति में हमें संदेह उत्पन्न हो जाना चाहिए। अगर लग्न पीड़ित है तो, यानी कि हमारा शरीर पीड़ित है, मन पीड़ित है, बुद्धि पीड़ित है, अगर पूर्ण विकसित नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से समस्याएं तो आएंगी ही जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि लग्न अच्छा है, सप्तम अच्छा है, शरीर से बुद्धि से मन से हम अच्छे हैं, सप्तम भाव अच्छा है, विवाह तो हो गया, लेकिन पंचम भाव पीड़ित है, शुक्र ही पीड़ित हो गया, तो हमें संतान, गुरु पीड़ित हो गया अकेला, पंचम भाव बहुत अच्छा है, गुरु ही पीड़ित हो गया, तो भी हमें संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्त्रियों की कुंडली में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनका विवाह तो हो जाता है लेकिन संतान नहीं हो रहा हो, तो भी उनका विवाह विच्छेद हो जाता है। उसके लिए उनकी कुंडली में गुरु को, पंचम वगैरह को, सप्तम को भी देखेंगे। एक कुंडली आज मैं लेकर उपस्थित हूँ। ये जातक 32-33 साल की उम्र है, और इनके माता पिता बहुत परेशान थे, विवाह नहीं हो रहा था ऐसे जातक, इस जातक का। हालांकि इनका विवाह हुआ अभी पिछले अप्रैल में ही। बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं, कुंडली का सप्तम भाव देख लेंगे, बहुत अच्छा है। शुक्र को देख लेंगे, शुक्र भी बहुत अच्छा है, शुक्र की दशा भी चल रही है। ऐसी भी कुंडलियां मेरे पास, शुक्र पंचम में बैठा हुआ है, लग्नेश है, तुला लग्न की कुंडली, पंचम में बैठा हुआ है शुक्र का, और 25 वर्ष की उम्र में शुक्र की दशा आई, विवाह नहीं हुआ, जातक अविवाहित रहा आजीवन। तो ये सब चीजें ज्योतिषी देख लेंगे और कह देंगे कि भैया बस शुक्र की दशा आ गई है, शादी हो जाएगी। शुक्र कितना पीड़ित है, सप्तम भाव क्या पीड़ा है, लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें वो नहीं देखी। तो बहुत सारे लोग हैं, शुक्र की दशा देखते ही बोल देंगे भैया शादी हो जाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं है। हमें बहुत सारी चीजों का विचार करके ही एक निष्कर्ष पर निकलना, पहुंचना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है। ये कुंडली देखिए, ये जातक की कुंडली है, इसका डिटेल आप देख ही रहे हैं, ये है। और तुला लगन की कुंडली है। लग्नेश छठे भाव में जरूर है, त्रिक स्थान में है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अब वो छठा भाव किस चीज का है, रोग ऋण शत्रु, ये एक पार्ट होगा। मान लेते हैं लग्नेश का यहाँ आने से जीवन में ये इस तरह की समस्याएं होंगी, पर ये एक अलग विषय है। हम विवाह संबंधित अगर बात करेंगे तो शुक्र का छठे में जाना अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र उच्च राशि में है। शुक्र बहुत बलवान हो गया, यहाँ पुष्ट हो गया। आप देखिए षडबल में भी शुक्र बहुत बहुत बलवान है। इतना बलवान है, ये खंभा देखिए, मीनार, ये पोल देखिए शुक्र का कितना ऊंचा है। शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र भाव में है। नवांश में भी आप शुक्र देख लिए, पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि शुक्र स्त्री का कारक है, पत्नी का कारक है, भोग विलास कामनाओं का कारक है। तो शुक्र के अच्छा होने से ही, मात्र इतने से ही हम इस चीज को एक बल मिल जाता है कि जातक के जीवन में स्त्री सुख है, पत्नी का सुख होना चाहिए। बाकी अन्य विषयों को भी हम देख लें। लग्न को देख लिया, लग्न पर कोई खास विशेष अशुभ प्रभाव नहीं है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह नहीं है। लग्नेश यहाँ पर है, वो भी राहु से जरूर दृष्ट है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि आ रही है शुक्र पर, और शुक्र खुद उच्च राशि में है, तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि शुक्र बहुत अच्छा है इस कुंडली में। दूसरे कारक ग्रह को भी देख लीजिए, चंद्रमा को, वो भी स्व राशि का बैठा है, बहुत अच्छा है। और विशेष कोई पीड़ा चंद्रमा पर भी नहीं है। नवांश में भी आप देख लीजिए, चंद्रमा लग्न में ही बैठा है और शुक्र की राशि में बैठा है। तो शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है। अब सप्तम भाव देख लीजिए, विवाह संबंधित। सप्तम भाव में मेष राशि है। लग्नेश भी देखिए अब नवम भाव में बैठा है, कितनी अच्छी स्थिति है। बलि त्रिकोण में बैठा है,
सबसे शुभ भाव है होता है नवम भाव, वहां जाकर के मंगल बैठा सप्तमेश, कोई समस्या ही नहीं है। सप्तम भाव पर भी कोई विशेष अशुभ पीड़ा नहीं है, एक शनि की दृष्टि आ रही है। अब शनि की दृष्टि क्या होती है, शनि क्या करता है, शनि बाधा पैदा करता है, विलंब कराता है फलों में, रिजल्ट्स में। तो शनि का काम हुआ विलंब कराना, शनि की दृष्टि यहाँ आ गई, और शनि ने विलंब करा दिया। शादी जो कि हम नॉर्मली 25 से 30 वर्ष की अवस्था में हो जानी चाहिए बीच में, जातक की शादी 33 वर्ष की अवस्था में हुई है। अभी अप्रैल में इस जातक का विवाह हुआ है 33 साल की उम्र में। तो इसे विलंब से ही विवाह होना मानेंगे, ये नहीं कहेंगे कि समय से विवाह हुआ है। जातक के माता पिता बहुत ही परेशान थे, बहुत परेशान थे। इस जातक की कई जगह शादी फिक्स होकर के टूट गई, 2-3 जगह तो सगाई भी, 3-4 जगह 3-4 सगाइयां हो चुकी हैं बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ, और लाखों रुपए खर्च कर पूरे समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ 3-4 सगाइयां होने के बाद टूट गई शादियां, अंत पंत शादी हो गई। और वो शादी हुई, देखिए शुक्र की महादशा आई 2023 में। इसी शुक्र की महादशा में शुक्र शुक्र शनि में शादी हुई जातक की। देखिए, शुक्र कहीं भी हो कुंडली में, कहीं बैठा हो, छठे में बैठा हो, आठवें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, वो कारक है। उसकी दशा आ गई तो वो शादी करवा सकता है। उसका सप्तम से कोई संबंध नहीं, तो भी वो शादी करवा सकता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, शनि जो तंत्र में था वो भी देखिए सप्तम को देख रहा है, तो सप्तम भाव को उसने भी एक्टिव किया। यहाँ गोचर भी देख लीजिए आप, शुक्र के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। गोचर में शनि और गुरु प्रभावित करें जब भी, जिस भी भाव से संबंधित हम फल की अपेक्षा कर रहे हों, और शनि और गुरु उस भाव को एक्टिव कर रहे हों, उस भाव के संबंधित ग्रहों को एक्टिव कर रहे हों गोचर में, और दशा भी आई हुई हो, तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित फल हमको मिल जाते हैं उस दशा काल में, उस गोचर काल में। तो अब देखिए, शुक्र के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, और गुरु का गोचर वर्तमान समय में मिथुन राशि से है, यानी कि सप्तमेश के ऊपर से। कितना अच्छा गोचर है ना, बहुत ही अच्छा गोचर है वर्तमान समय में। और सूर्य का भी सप्तम भाव से, आप देखिए कि सूर्य का शुक्र जैसे ग्रहों का भी गोचर हो रहा था इसी भाव से, या इस भाव से हो रहा था शुक्र के ऊपर से, उस समय जिस समय विवाह हुआ इनका। तो बड़े सारे ग्रहों का गोचर, गोचर में भी अनुकूल ग्रहों का गोचर अनुकूल था, शनि का, गुरु का, सूर्य शुक्र जैसे ग्रहों का। तो ये विवाह संपन्न हो पाया ऐसे जातक का। लेकिन विवाह में विलंब क्यों है, मैंने बताया कि शनि की यहाँ दृष्टि आ रही है, शुक्र पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र बहुत अच्छा है, यहाँ भी शुक्र अच्छा है, नवांश में भी शुक्र अच्छा है, शुक्र बलवान भी है। चंद्रमा भी देखिए बलवान है, चंद्रमा यहाँ भी अच्छा है, नवांश में भी चंद्रमा अच्छा है। तो विलंब जरूर हुआ, लेकिन विवाह हो गया अंततः। अब यही शुक्र यहाँ नहीं होता, यहाँ होता शुक्र नीच का द्वादश में, ये मंगल से, केतु से दृष्ट हो जाता, तब संदेह हो जाता ऐसे शुक्र का कि विवाह होगा या नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की चीजों, कुंडली को हम इसी कुंडली में हम इन चीजों को ऐसे ही समझेंगे। लग्न को सबसे पहले देखिए, किसी भी विषय से संबंधित फल लेना है, उसका विचार करना है, अवलोकन करिए पहले लग्न का। उसके बाद उस विषय जो प्रश्न है उससे संबंधित जो भाव है, कारक हैं, उनको और उनका अवलोकन कर लीजिए, उन पर विचार कर लीजिए कि वो किस तरह से हैं। वो शुभ हैं, पुष्ट हैं, बलवान हैं, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हैं, पापी ग्रहों से पीड़ित हैं, 6 8 12 में कहीं तो नहीं बैठे हैं, नीच राशि के, शत्रु राशि के तो नहीं बैठे हैं, नवांश में क्या स्थिति है। ये सारी चीजें देख करके ही हम निष्कर्ष पे पहुंचिए। तो ये एक कुंडली थी, और ये विवाह से संबंधित विषय था। आशा है आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा होगा, रुचिकर लगा होगा। और कोई आपके विवाह संबंधित क्वेरी हो, प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे प्रश्नों के जवाब देता हूँ। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नई कुंडली, नए विषय के साथ, एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।